हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भाई। चलिए पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। देखिए, हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ जाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण अगर हम दें तो प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन गैस, प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन गैस दहन किसके साथ होता है? हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में भाई। दहन कोई भी हो, वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये बात आप याद रखना। तो प्राकृतिक गैस का दहन हम करेंगे। प्राकृतिक गैस यानी कि CH4, प्राकृतिक गैस यानी कि CH4 ये गैस है और ऑक्सीजन के साथ इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं भाई। ठीक है, इसका दहन कराते हैं। तो एक बात आप याद रखना, ये हमेशा क्या बनता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में निकलता है भाई जल। ठीक है, अब एक चीज और है, हम इसे सबसे पहली बात है संतुलित किस तरीके से करें। देखिए, यहाँ पे CH4 यानी H के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे H के 2 परमाणु हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन के 2 परमाणु पूरे करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 कितने हुए? 4, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए कितने से गुणा कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई ऑक्सीजन में। ठीक है, तो प्लस साथ में क्या निकलती है भाई? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। ये आपकी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन होगा यानी CH4, ये प्राकृतिक गैस है जिसे मीथेन गैस भी बोलते हैं। इसकी क्रिया ऑक्सीजन, दहन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही होता है। तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, प्लस क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि श्वसन की अभिक्रिया में। कैसी? श्वसन की अभिक्रिया। जो श्वसन यानी कि जो सांस लेते हैं, वो अभिक्रिया भी आपकी किसमें आती है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आती है। किस तरीके से? देखिए, इसे थोड़ा समझने की बात है। इसका जो सेकंड टाइप है श्वसन भाई, क्या होता है? श्वसन। एक तो होता है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण की प्राकृतिक गैस का दहन करोगे, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन भाई। श्वसन को समझने के लिए आप समझो भाई, एक मनुष्य है, मनुष्य को अपने, जाहिर सी बात है, जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में एक मनुष्य चावल खाता है, आलू खाता है, ठीक है, और ब्रेड खाता है, बहुत सी चीज ऐसी खाता है जिससे मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है एक मनुष्य को। अब जब उसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे रूप में बदल जाता है, छोटे छोटे रूप में टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में छोटे छोटे रूप में टूटता है भाई। तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो किसके रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ग्लूकोज के रूप में जब टूट जाता है तो ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है भाई। ग्लूकोज किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है भाई। ये क्रिया क्या है? आपकी श्वसन की क्रिया है, क्योंकि इससे प्राप्त क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसे इक्वेशन, समीकरण की सहायता से हम कैसे दर्शाएंगे? ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 भाई। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि O2। जब भी ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो भाई ये 2 रूप में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में भाई। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O, प्लस इससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, यानी कि ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्राप्त होती है। अब इस समीकरण को संतुलित कैसे करें? देखो भाई, यहाँ कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ कार्बन के 6 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन का 1 परमाणु है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन के टोटल परमाणु कितने हैं? 6 6 तो कितने हुए? 8। यहाँ पे कितने हुए? 6 दूनी 12, तो थोड़ी सी गड़बड़ आ जाए।
इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से। अब 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 दूनी 12 यहाँ पे हुई, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। देखो हाइड्रोजन के 12 परमाणु, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए 6 और 12 18, यानी 6 दूनी 12, 12 और 6 18 प्लस ऊष्मा इसमें प्राप्त होती है। तो श्वसन की क्रिया किसका उदाहरण है? तो आप बताओगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और आपका संचालन क्या होता है भाई। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या तापमान घट जाता है। ठीक है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है भाई। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है अथवा तापमान घट जाता है, तापमान घट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके लिए जो उदाहरण होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, जो उदाहरण होगा भाई वो उदाहरण होगा कि नाइट्रोजन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करें, नाइट्रोजन की क्रिया, ये नाइट्रोजन है भाई, ठीक है, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो तो क्या बनता है भाई? ये बनता है 2NO। क्या बनता है भाई? 2NO। और इसमें से माइनस होगी क्या? ऊष्मा। माइनस क्या होगी? ऊष्मा होगी भाई। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें तापमान घट जाता है अभिक्रियाओं का, वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये एग्जांपल है N2 + O2 और ये 2N हो गई, माइनस होगी क्या इसमें? ऊष्मा। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट टॉपिक की, संचारण की। संचारण बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू में भी आ जाता है संचारण क्या है। तो संचारण की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ पे ली है कि जब कोई धातु या मेटल अपने आसपास नमी से प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है भाई? नमी से प्रभावित होती है, तो वह संचारित हो जाती है। यही घटना आपकी क्या कहलाती है? यही घटना क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है भाई। यही घटना है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है भाई। ठीक है, संचारण कहलाती है। अब ठीक है भाई, संचारण ये तो हमने पढ़ लिया कि जब कोई धातु अपने आसपास नमी से प्रभावित होती है तो वह संचारित हो जाती है, यह घटना संचारण कहलाती है। इसका उदाहरण क्या होगा भाई? अगर हम बात करें उदाहरण की भाई, बात करते हैं किसकी? उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप एक चीज देखो, हमने कोई लोहे की वस्तु ली, लोहे की क्या ली? कोई वस्तु ली, लोहे की वस्तु ले लो या चादर ले लो, कुछ भी ले लो लोहे की, कुछ भी हमने उसे रखा तो उस पर क्या होगा कि एक परत चढ़ने लगेगी जिसे बोला जाता है जंग बोल दिया जाता है भाई। ठीक है, जिसे क्या बोल दिया जाता है? जंग बोल दिया जाता है उसे। तो कुछ दिन बाद उस पर एक जंग लग जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह है कि लोहे की वस्तु क्या होने लगी? खराब होने लगी। एक होता है जो चांदी की कोई वस्तु हो, चांदी की परत का क्या पड़ जाना? काला पड़ जाना, काला पड़ जाना। एक तांबा होता है, तांबे की परत कैसी हो जाती है? हरी हो जाती है, हरी हो जाना। तो ये एग्जांपल आपके किसके हैं भाई? ये संचारण के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है? संचारण के एग्जांपल है कि लोहे की कोई वस्तु है, लोहे की वस्तु पे जंग लग जाना, वो नमी में आती है तो जाहिर सी बात है जंग लग जाता है, वो ही क्रिया की संचारण का उदाहरण है। चांदी की परत का काला पड़ जाना, कोई भी चांदी की वस्तु हो, चैन वगैरह अंगूठी कुछ भी हो, तो जब वो काली पड़ जाती है समझो वो संचारण हो चुकी है। तांबे की जो परत होती है वो कैसी हो जाती है? जब भी संचारित होगी तो तांबे की परत कैसी हो जाएगी भाई? हरी होने लगेगी। ठीक है, अब इसके जो है कि हम इसे उपाय कैसे करें भाई? उपाय कैसे करें? संचारण से बचाने के उपाय क्या होते हैं भाई? तो संचारण से बचाने के उपाय क्या होते हैं कि जो लोहे की वस्तु होती है भाई, लोहे की वस्तु पर क्या करें? पेंट कर दें। क्या कर दें? पेंट कर दिया जाता है। चांदी की परत का काला पड़ जाना, यानी इसका मतलब यह है कि चांदी की कोई भी वस्तु हो तो चांदी का पानी चढ़ाना,
ठीक है, चढ़ाना। और तांबे का भी ऐसे ही है कि तांबे को संचारित होने से कैसे बचाया जाएगा, तांबे का पानी चलेगा भी। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है संचालन का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि ऊष्माशोषी और संचारण आपके बिल्कुल समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता, जो आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू यहां से बन सकता है भाई। तो क्या होती है विकृत गंधिता की डेफिनेशन, क्या होता है विकृत गंधिता? तो जब वसा और तेल से बने, वसा और तेल से बने, वसा यानी चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं, और तेल आप जानते ही हो, से बने पदार्थ को काफी लंबे समय तक खुले में रखते हैं या छोड़ते हैं, खुले में रखते हैं या छोड़ते हैं, तो उनका स्वाद गंध बदल जाती है, स्वाद और गंध बदल जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है भाई? विकृत गंधिता कहते हैं। इसी घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इस विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या है भाई? बचने के उपाय क्या है? तो बचने का जो उपाय है, पहला उपाय तो ये है कि जो पदार्थ है, जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ कहां पे रखना चाहिए? पदार्थ ठंडी जगह पर रखनी चाहिए। कहां रखना चाहिए भाई? ठंडी जगह पर रखना चाहिए, जैसे फ्रीज बोलते हैं, फ्रीज में रखना चाहिए। सेकंड कि पदार्थ में प्रतिओक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है भाई। क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये दो उपाय हैं विकृत गंधिता से किसी भी तेल और वसायुक्त पदार्थ से बचाने के लिए भाई। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। ठीक है, आज हमारे पहले चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशन थी, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, वो हमने सब कंप्लीट कर ली हैं। अब बात आती है इसके एक्सरसाइज में, जिसमें होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को बनाना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे भाई। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इन वीडियो को देखिए, इसे समझिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।